ऐसे ही का तमाम ये संबोधि लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया है हमारी टीम ने इस शो के लिए। एफएमसीजी कंपनियों की एक खबर से हम शुरुआत करेंगे। भ्रामक विज्ञापन के नाम पर अब एफएमसीजी कंपनियों पर सख्ती की तैयारी। ये चिंगारी उठी थी पतंजलि के केस से और अब इसके जद में आ गई हैं तमाम एफएमसीजी कंपनियां। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके की सख्ती है, क्या इसका असर होगा, ये सब कुछ समझेंगे। आपकी कार कितनी सेफ, क्रैश टेस्टिंग के नतीजे चौंकाने वाले। जी हां, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई कई कंपनियों का क्रैश टेस्ट हुआ और नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। कौन सी कारों का हुआ, क्या रेटिंग मिली, ये सब कुछ जानेंगे दूसरी बड़ी खबर में। इसके बाद शुरू करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली खबर लेकर आएंगे रिलायंस से। नए बाजार में उतरेगी रिलायंस। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी ऐसे सामान बेच सकती है। क्या कुछ तैयारी है रिलायंस की नए बाजार में उतरने की, जानेंगे। महिंद्रा फाइनेंस में कैसे हो रहा था घोटाला। करीब 150 करोड़ रुपए का घोटाला महिंद्रा फाइनेंस में खुला है। एनबीएफसी सेक्टर की अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अगर यहां ये हो रहा था तो क्या इसकी आंच दूसरी एनबीएफसीज पर भी आएगी? क्या पूरा मामला है, ये समझेंगे। भारतीय परिवारों पर कर्ज के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। परिवारों पर कर्ज पर हम इकोनॉमिकम में बात कर चुके हैं, मनी सेंट्रल के अलग अलग संस्करण में बात कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ नए आंकड़े हमारे हाथ लगे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, कैसे हर घर पहुंचा कर्ज, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। और चीन पर प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा अमेरिका, ये खबर आपको चौंका सकती है कि युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन में, युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल में, तो फिर अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी क्यों कर रहा है, किस तरीके के प्रतिबंधों की तैयारी है, ये सब कुछ विस्तार से दिन की एक और बड़ी खबर में। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले एक सूचना आपके लिए जो जरूरी है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को कम उम्र के बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ सीट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ऐसा कहा है। डीजीसीए के पास इस तरीके की कई शिकायतें आईं जिनमें एयरलाइंस 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके अभिभावक के साथ सीट उपलब्ध नहीं करा रही थीं। अभिभावकों के साथ सीट उपलब्ध नहीं हो रही थी, इसके लेकर शिकायतें गईं। शिकायतों के बाद ही डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है। तो अगर आपके बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एयरलाइंस को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सीट आपके पास हो। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की कार्रवाई पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ की है, उसी तरह की कार्रवाई दूसरी एफएमसीजी कंपनियों के खिलाफ हो सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी देने वाली एफएमसीजी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने पतंजलि के मामले पर सुनवाई के दौरान पतंजलि के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी पूछा है कि उसने उन डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो कमीशन के चक्कर में मरीजों को बेवजह महंगी दवाई लिखते हैं। सर, एससी ने सरकार से क्या कहा, एक तो ये बड़ी बात है, और कोर्ट को डर किस बात का है? ये मामला अब ये केस, इसका स्कोप या दायरा, अगर अब अदालत की भाषा में कहें तो इसका दायरा बढ़ गया है। पहले ये विवाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पतंजलि के बीच में था, क्योंकि पतंजलि की तरफ से ऐसे दावे किए गए थे कि तमाम बीमारियां पतंजलि की दवाओं से ठीक हो जाती हैं, जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कॉन्टेस्ट किया था और ये कहा था कि दावे गलत हैं, जिस पर पतंजलि को फटकार पड़ी, माफ़ी छपवानी पड़ी। वो सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। अभी भी पतंजलि की तरफ से माफ़ी प्रकाशित कराएगी अलग अलग अखबारों में, लेकिन अब अदालत ने इसका दायरा आगे बढ़ा दिया है। अदालत ऐसा करते हुए नहीं दिखना चाहती कि केवल एक ही कंपनी को टारगेट कर रही है। इसलिए आयुष मंत्रालय से और सरकार से यह पूछा गया है कि अन्य एफएमसीजी कंपनियां जो कि खाद्य उत्पाद और तरह तरीके के उत्पाद बनाती हैं, वो अपने विज्ञापनों में आखिर क्या क्या कहती हैं और उन विज्ञापनों में जो दावे किए जाते हैं वे कितने सच हैं और कितने सही हैं। जैसे कि बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक बताया जाना या बच्चों के बेबी फूड के अंदर चीनी होना जिसकी सुरक्षित होने के दावे किए जाने हैं, इनकी जांच और पड़ताल कैसे हो। तो अब ये मामला पतंजलि से उठकर व्यापक बड़े स्तर पर खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और उनको लेकर किए गए प्रचार की तरफ फैल गया है और अब इसमें जवाबदेही या जिम्मेदारी सरकार की भी बन रही है। अभी तक तो पतंजलि से जवाब मांगा जा रहा था और अब कोर्ट ने यह कहा है कि एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं उनके बारे में सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे और ये बताए कि आखिर
इनमें जो दावे किए गए हैं, जिनमें सूचनाएं दी गई, वे कितनी सही हैं। यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में अभी खाद्य उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार को लेकर नियम थोड़े ढीले ढाले हैं। कुछ भी कुछ का कुछ कहा जाता है, कुछ का कुछ उसके अंदर होता है। इस मामले में कोई स्टैंडर्ड या स्पष्ट नहीं है। खाद्य उत्पादों की पैकिंग पर भी उनकी सुरक्षा संबंधी जानकारियाँ उलझी हुई सी होती हैं। लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और पतंजलि के बहाने ही सही भारत के नियामक, भारत की अदालत अब इस स्थिति में है, आप में पहुंची है कि वो उन सवालों को के जवाब कंपनियों से मांग रही है, शायद जिनके जवाब कई वर्षों से, दशकों से भारतीय उपभोक्ता भी मांग रहे थे, कि उन्हें पता तो चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है। भारतीय बाजार में बिक रही कई कारों के क्रैश टेस्ट, सेफ्टी टेस्ट के नतीजे सामने आए हैं। भारत में कारों की सेफ्टी को लेकर कई लंबे समय से चर्चा चल रही है। नए नए मानक लाए जाते हैं, कभी सीट बेल्ट को अनिवार्य किया जाता है, कभी दूसरी चीज़ों को। लेकिन इस बीच जो नतीजे आए हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। इस टेस्ट में महिंद्रा बोलेरो नियो को सिर्फ 1 रेटिंग मिली। इसी तरह दूसरी कारों को और ख़राब रेटिंग मिली। किया कारेंस की बात करें तो उसकी रेटिंग तो पहले 0 थी, बाद में कंपनी ने अपनी सेफ्टी फीचर में सुधार किया, बाद में उसकी रेटिंग भी सुधरी। सर, कौन सी ये कारें हैं और कौन सा टेस्ट था ये? दुनिया में कारों की सुरक्षा के कई सारे पैमाने हैं, जिनमें एक पैमाना है ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसे GN कैप कहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत भारत की कारों के क्रैश टेस्ट किए गए, उनकी सुरक्षा की जांच की गई, और जिन कारों में सुरक्षा के टेस्ट में फेल हुई और बेहद ख़राब कारें पाई गई, उनमें किया कारेंस है, उनमें होंडा अमेज है, उसमें महिंद्रा की बोलेरो नियो है। इन 3 कारों की रेटिंग खासी ख़राब आई है। और ये एक और महत्वपूर्ण मामला है कार उपभोक्ताओं के लिए, कार खरीदने वालों के लिए जानना ज़रूरी है कि इन कंपनियों की कार की सुरक्षा में गहरी खामियां पाई गई हैं। कहीं मामले एयरबैग के सही ढंग से नहीं काम करने के हैं, कहीं कार में और अन्य भी सुरक्षा खामियां हैं जो क्रैश टेस्ट में पाई गई हैं। हम आपको बता चुके हैं कि भारत सरकार नए सुरक्षा पैमानों पर विचार कर रही है, और इस तरीके के संकेत भी दिए गए थे कि उसके लिए यूरोपीय पैमानों का, यूरोपीय मानकों का पालन किया जाएगा, जो कारों में सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इस बीच में ये खबर आई है, कंपनियों की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया आनी है, और उपभोक्ताओं को, जो कार खरीदने वाले लोग हैं, उनके लिए जानकारी बेहद ज़रूरी है कि वो जान सकें कि उनकी कार को सुरक्षा में कौन सी रेटिंग मिली है। टाटा की कारों की रेटिंग बेहतर रही है इस सुरक्षा टेस्ट में, ऐसा पता चला है। भारत से यूरोप को एक्सपोर्ट के कारोबार पर कार्बन टैक्स का खतरा पहले से है, और अब जर्मनी की तरफ से नई रुकावट पैदा कर दी गई है। जर्मनी ने कहा है कि यहाँ कंपनियों के बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स के लिए नए पर्यावरण और लेबर स्टैंडर्ड जारी किए हैं। भविष्य में वही कंपनियां जर्मनी में सामान बेच पाएंगी जो नए पर्यावरण और लेबर स्टैंडर्ड का पालन करेंगी। सर, क्या हैं ये नए नियम और किस तरीके की आपत्ति है जर्मनी को? इन्वायरमेंट और लेबर स्टैंडर्ड्स के नियमों का ये मामला वापस यूरोप से लौट आया है, और भारत के निर्यातकों के लिए चुनौती है। जर्मनी से थोड़ा अप्रत्याशित सी सूचना है, पर जर्मनी से खबर आई है कि जर्मनी ने भारत में श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाएं, कंपनियों में श्रमिकों के लिए की सहूलियतों के लिए की गई व्यवस्थाएं, पर्यावरण के अन्य नियमों की शर्तें भी अब निर्यात पर लगा दी हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को जर्मनी में अपना सामान बेचने में दिक्कत होगी। ये मामला पुराना है और विवादित है। भारत पिछले 10-12 सालों से अलग अलग मंचों पर, WTO के मंचों पर इस बात की लड़ाई लड़ता रहा है कि पर्यावरण संबंधी बाधाएं या लेबर संबंधी बाधाओं को खड़ा न किया जाए निर्यात में, लेकिन अब यूरोप की तरफ से ये मामले आ रहे हैं। और जर्मनी का जो सप्लाई चेन एक्ट है वो ये इस मामले में खासा सख्त है, और ये मानता है कि अगर लेबर और पर्यावरण के स्टैंडर्ड्स नहीं लागू किए जाते हैं तो कंपनियों के आर्डर भी रद्द हो सकते हैं और उन पर जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि भारत सरकार और यूरोपीय समुदाय के बीच कार्बन टैक्स को लेकर पहले से ही खासी खींचतान चल रही है। ये माना जा रहा है कि कंपनियों पे अगर कहीं भी किसी जर्मनी के नियमों के तहत अगर किसी भी कंपनी को इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके ऊपर 7 करोड़ से ऊपर का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। बैंकों के लोन डिफॉल्टर्स से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी बैंकों को किसी भी लोन डिफॉल्टर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार
नहीं है। अगर बैंक ऐसा करते हैं तो ये असंवैधानिक होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बैंकों की तरफ से लोन डिफॉल्टर्स को जो लुकआउट सर्कुलर जारी हुए हैं वे सारे रद्द माने जाएंगे। क्या मतलब है सर इस फैसले का? ये बड़ा फैसला है, क्योंकि बैंक आमतौर पर पूरी दुनिया में अगर कोई बैंक फ्रॉड करके भारत से बाहर चला जाता है तो बैंक उनके बारे में एक लुकआउट नोटिस जारी करते हैं, जो आमतौर पर विजिलेंस एजेंसियों का, गृह मंत्रालय का या जांच एजेंसियों का अधिकार है। और इस मामले में मैं काफ़ी भ्रम था कि क्या बैंकों के पास वैधानिक रूप से अधिकार है कि किसी डिफॉल्टर के खिलाफ वो इस तरीके का सर्च का, लुकआउट का नोटिस जारी कर सकें। अब इस मामले में अदालत का फैसला स्पष्ट हो गया। अदालत ने कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक किसी तरीके के लुकआउट को नोटिस को जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है, और ये फैसले और अन्य अलग एजेंसियां लेंगी। अब आप अगर गौर से देखें तो डिफॉल्टर्स के खिलाफ लोन न चुकाने वालों को लेकर भारत में कानूनी एजेंसियों के बीच में खासा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। इससे पहले पिछले साल पूरा मामला चलता रहा था कि किसी व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित करने या उस पर कार्रवाई करने से पहले बैंकों को उसे सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था, और अब ये नया फैसला आया है जिससे पब्लिक सेक्टर बैंकों की रिकवरी पर असर पड़ेगा। सरकार ने एक झटके में 7,000 पेस्टिसाइड कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। साथ में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुकी कंपनियों के प्रोडक्ट बाजार में ना बिक सकें। जिन पेस्टिसाइड कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हैं वे पेस्टिसाइड नियमों के मामलों में KYC नियमों को पूरा नहीं कर पाई थी, और आरोप है कि वे नकली पेस्टिसाइड बाजार में बेच रही थीं। सिर्फ 2,584 पेस्टिसाइड कंपनियां ही KYC नियम पूरे कर पाएँ। सोचिए, 2,000-2,500 कर पाएँ और 7,000 नहीं कर पाएँ, यानी 1/3 कंपनियां, मान लीजिए कि 25% कंपनियां ही ऐसा कर पाएं। सर, क्या पूरा मामला है और किस तरीके का फ्रॉड पाया गया? भारत में पेस्टिसाइड्स की बिक्री को लेकर सरकार के भीतर तमाम तरीके की चिंताएं दिख रही। दो तरीके की चिंताएं, एक तो ये कि नकली पेस्टिसाइड्स बेचे जा रहे हैं, और दूसरा पेस्टिसाइड्स का या कीटनाशकों का दुरुपयोग हो रहा है, अति उपयोग हो रहा है। क्योंकि पेस्टिसाइड कंपनियों को कई सारे नियम तय करने पड़ते हैं, सही ढंग से उन्हें अपनी पहचान करानी होती है, किस ग्राहक ने खरीदा उसके बारे में भी जानकारी लेनी होती है, और ये जानकारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही। इसलिए इसका खतरा ये है कि अवैध रूप से बहुत सारे कीटनाशक बाजार में बेचे जा रहे हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि कीटनाशकों की, खासतौर से फसलों के कीटनाशकों की खरीद और बिक्री आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में होती है, जहां उनको उपभोग करने वाले या उनको बेचने वाले लोग इन नियमों से इतने ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं। और ये बहुत बड़ी संख्या है कि 7,000 कंपनियों को इस मामले में KYC नियमों का पालन न करते हुए पाया गया है। इसका मतलब है कि वो गलत ढंग से, अवैध रूप से या ज़्यादा अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड बेच रही थी। और ये माना गया भारत में करीब 946 पेस्टिसाइड फार्मूलेशंस का इस्तेमाल होता है, और जिसमें 339 इंसेक्टिसाइड्स हैं। भारत में एक पेस्टिसाइड्स का इंसेक्टिसाइड एक्ट है, जिस एक्ट के तहत कंपनियों के लिए नियम तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कमर कस ली है। इस बाजार में अपने ब्रांड वाइजर को प्रमोट करने के लिए रिलायंस ने प्रोडक्शन एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बातचीत शुरू हुई है। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जारी किए गए नतीजों में ये जानकारी दी गई। सर, क्या तैयारी है रिलायंस की? आपको याद होगा 2022 की सुर्खियों में एक सुर्खी और भी थी रिलायंस की तरफ से कि रिलायंस ने अमेरिका की एक कंपनी है सैनमेना, उसकी भारतीय शाखा का अधिग्रहण किया था। 1670 करोड़ रुपए के आसपास की डील थी। कंपनी चेन्नई में है, इसका चेन्नई में उत्पादन संयंत्र है। भारतीय बाजार में मुकेश अंबानी की तरफ से या रिलायंस समूह की तरफ से पिछले 24 घंटे में हुई सबसे बड़ी घोषणा थी। आमतौर पर रिलायंस समूह को उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाले कारोबारों से दूर या अलग माना जाता था, लेकिन अब मुकेश अंबानी की कंपनी एयर कंडीशनर्स, गीजर, फ्रिज और टीवी इन जैसे उत्पादों को बाजार में लाने जा रही है, और उनका नाम वाइजर होगा। इसकी तैयारी 2022 में कर ली गई थी। जैसे हमने आपको बताया था कि सैनमेना कंपनी का टेक ओवर किया गया था। इसका 100 एकड़ का कैंपस है, जहां पर वाइजर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, उनका उत्पादन किया जाएगा। बाकी कुछ उत्पादों को बनाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ करार किया गया है, वो भी उत्पाद बनेंगे। अब उत्पाद बिकेंगे कैसे? रिलायंस की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि वो अपने जियो मार्ट के नेटवर्क से इसकी बिक्री करेगी, एक चीज। दूसरा, इसे ऑनलाइन रिटेल सेल्स, चाहे वो जियो की ऑनलाइन सेल्स हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, इन कंपनियों से बेचा जाएगा। इसके अलावा इसे डीलर्स को भी बेचा जाएगा। यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि रिलायंस अब पूरी तरह से समग्र रूप से
एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कंपनी बनने की तैयारी कर रही है। वाइजर उसका फ्लैगशिप ब्रांड होगा जिसमें ये सारे उत्पाद बनेंगे और ये भारतीय बाजार में रिलायंस का एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन होगा। आमतौर पर रिलायंस का ने जो अपने डाइवर्सिफिकेशन किए थे, अपने आप को जिन कारोबारों में पहुंचाया था उसके पुराने कारोबार से जुड़े हुए थे, चाहे वो पेट्रोलियम या केमिकल्स का बिजनेस हो या टेलीकॉम, जिसमें से रिलायंस पहले एक दौर में काम कर चुकी थी। लेकिन रिटेल में शुरुआत के साथ, रिटेल में पहुंचने के साथ साथ अब रिलायंस ने अपने आप को एक फुल फ्लेजेड रिटेल कंपनी जो कि फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक सक्रिय है, उसकी तरफ आगे बढ़ाने की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। खाद्य उत्पादों में भी रिलायंस सक्रिय है। तो रिलायंस के इस नए ब्रांड वाइजर का इंतज़ार रहेगा। एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हायर और आईएफबी जैसी कंपनियों से इसकी प्रतिस्पर्धा होगी। महिंद्रा ग्रुप की व्हीकल लोन फाइनेंस कंपनी महिंद्रा फाइनेंस में 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मंगलवार को कंपनी के तिमाही नतीजे घोषित किए गए होने थे, लेकिन नतीजे घोषित करने से पहले कंपनी ने इस घोटाले की जानकारी दी और नतीजों को फिलहाल 30 मई तक के लिए टाल दिया। कंपनी ने बताया कि पूर्वोत्तर की एक ब्रांच में फर्जी केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर यह घोटाला हुआ है। सर, किस तरह का फ्रॉड लग रहा है ये? 150 करोड़ रुपए का घोटाला खासा बड़ा दिख रहा है और ऐसा माना जा रहा है, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि ये अभी शुरुआती जानकारी है। महिंद्रा फाइनेंस भारत में ऑटो लोन देती है, खासतौर से ट्रैक्टर और टैक्सी और ट्रक के फाइनेंस करती है। ये इस तरीके की एनबीएफसी है जो उन लोगों को कर्ज देती है जिनकी सिविल रेटिंग या स्कोर्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो अपने कारोबारों के लिए अपने काम करने के लिए व्हीकल फाइनेंस कराते हैं और इसका बड़ा पोर्टफोलियो है। ये अपने तरीके का पहला मामला है जिससे एनबीएफसी की दुनिया में काफ़ी हलचल मची और काफ़ी झटका लगा है। ऐसा पाया गया है कि कई सारे लोन फर्जी केवाईसी के आधार पर दे दिए गए। विस्तृत जानकारी भी आनी है, आरबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कई जगह जिन लोगों को लोन दिए गए वो वास्तविक कर्ज लेने वाले लोग नहीं थे, या कर्ज लेने वाले लोगों ने किसी दूसरे व्यक्ति के पहचान प्रमाण पत्रों को, आधार या पैन कार्ड का इस्तेमाल करके लोन ले लिया है। शुरुआती तौर पर इसका आकार 150 करोड़ पाया गया। मामला ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए कंपनी को अपने रिजल्ट्स का भुगतान भी रोकना पड़ा है। बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा हो रही है। ये माना जा रहा है कि इस फ्रॉड के और भी परतें खुलकर सामने आ सकती हैं। सर, दूसरी कंपनियों पर फिर इसका किस तरीके का असर होता दिखेगा? बाजार इस बात को लेकर काफ़ी सशंकित है शुभम कि महिंद्रा फाइनेंस जैसी और भी कंपनियां हैं भारत में जो ऑटो फाइनेंस में, व्हीकल फाइनेंस में या निचले स्तर पर कर्ज देती हैं और वहां भी इसी तरीके की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो अगर इस तरीके के केवाईसी फ्रॉड एक एनबीएफसी में मिले हैं तो अन्य ऑटो फाइनेंस कंपनियों में भी इस तरीके के फ्रॉड पकड़े जा सकते हैं, जैसा कि हमने पेटीएम के मामले में देखा था कि केवाईसी के फ्रॉड दिख रहे हैं। और इससे आप समग्र रूप से दूर से देखें तो भारत में केवाईसी की प्रक्रिया, जिसे आज से 3-4 साल पहले तक सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा इनोवेशन माना गया था, उसमें बहुत सारे फ्रॉड अलग अलग जगह से निकल कर आ रहे हैं। गोल्ड लोन में भी हमने यही देखा, गोल्ड लोन कंपनियों के साथ, फिनटेक में भी हमने देखा, पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, और अब ये तीसरा मामला आया है फाइनेंस कंपनियों में, एनबीएफसीज में, जहां केवाईसी की पहचान के फ्रॉड दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद देश में मोबाइल टैरिफ महंगे होने की आशंका बढ़ गई है। हाल में आए टेलीकॉम कंपनियों के नतीजों में कंपनियों की प्रति यूज़र औसत कमाई यानी आरपू फ्लैट रही है। कंपनियां 4G की दर पर ही 5G सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में संभावना है कि अपनी कमाई बढ़ाने के लिए टेलीकॉम दरों को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ एफपीओ के बाद टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया पर भी कमाई बढ़ाने का दबाव है। ऐसे में उसकी तरफ से टेलीकॉम दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। सर, कौन कितने टैरिफ बढ़ा सकता है? टेलीकॉम दरों में बढ़ोतरी की पर चर्चा पिछले साल से चल रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव के दौरान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसका पहला संकेत हमें मिला रिलायंस के नतीजों से। रिलायंस की बोर्ड बैठक में जो कल नतीजे आए उसमें जियो के नतीजों से बाजार को इस बात का संकेत मिल गया है कि जियो को यदि अपना आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एयरटेल के बराबर पहुँचाना है तो उसे अगले 3 साल में 15 से 20% तक टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे और ये टैरिफ में बढ़ोतरी 2 से 3 चरणों में हो सकती है। जियो का आरपू 2027 तक 235 रुपये पर पहुंचना चाहिए और इसके लिए इसे टैरिफ हाइक में या दरों में बढ़ोतरी करने की ज़रूरत होगी। एयरटेल का आरपू अब करीब अगले 3 सालों में 286 रुपये के आसपास पहुंचने की संभावना है। अब यहाँ से
जियो जो आमतौर पर थोड़ी कंजर्वेटिव थी टैरिफ बढ़ाने में और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सस्ती सेवाएं देकर बाजार में आई थी, उस पर अब अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का दबाव है। एयरटेल तो पहले से ही अपना आरपू बढ़ाने के लिए पिछले साल 2-3 बार अपनी दरों में बढ़ोतरी कर चुकी है और अगली बढ़ोतरी का संकेत एयरटेल के टॉप मैनेजमेंट से आ भी चुका है कि हम एक बार और बढ़ोतरी करने वाले हैं। इधर वोडाफोन आइडिया हम आपको बता चुके हैं कि वोडाफोन आइडिया ने जो एफपीओ में अपने निवेशकों से वादे किए हैं, अपनी कंपनी को रिवाइव करने के लिए वोडाफोन आइडिया के पास दरें बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि कंपनी घाटे में है और कर्ज बेहद ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो टैरिफ बढ़ने की संभावना बनती दिख रही है वो 5G सर्विसेज में दिख रही है। 5G सर्विसेज को लॉन्च हुए अब 2 से 3 साल बीत चुके हैं। कंपनियों के भीतरी नतीजे जो बता रहे हैं आंकड़े, उनसे पता चल रहा है कि 5G सर्विस में कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने जितनी लागत इसमें स्पेक्ट्रम खरीदने में, नेटवर्क में बनाने में लगाई थी, उस पर उनका रिटर्न बेहतर नहीं है। इसलिए अपनी पीठ मजबूत कर लीजिए। चुनाव खत्म होने के बाद 5G सर्विसेज की दरें बढ़ेंगी और तीनों कंपनियां, वोडाफोन 5G देने वाली दोनों कंपनियां, जियो, एयरटेल और अन्य सर्विस देने वाली वोडाफोन, क्रमशः दरों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। जीडीपी की तुलना में भारतीय परिवारों पर कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक परिवारों को कर्ज लेकर आने वाले दिसंबर तिमाही के आंकड़ों में जीडीपी की तुलना में कर्ज 39.1% तक पहुंच सकता है, जो नई रिकॉर्ड ऊंचाई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही तक ये आंकड़ा 38.6% का था, जो अब तक का रिकॉर्ड था। इधर क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाईमार्क की रिपोर्ट कहती है कि कर्ज लेने के मामले में गैर मेट्रो शहर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश के टॉप 10 शहरों में बाराबंकी और कानपुर शामिल हुए हैं, जिन्होंने सूरत और जयपुर जैसे शहरों को पीछे पछाड़ा है। सर, ये आंकड़ा इतना चौंकाने वाला क्यों है? बेहद चौंकाने वाला और भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय परिवारों की तस्वीर क्या है, ये बताने वाला सबसे सनसनीखेज आंकड़ा है। हालांकि आप अगर मनी नाइन से जुड़े हैं तो हम इकोनॉमिकम में बचत और कर्ज के हिसाब पर विस्तार से बता चुके हैं। इस इकोनॉमिकम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां जाकर आप समझ सकते हैं। ये आंकड़ा जो हमने आंकड़े बताए थे वो पिछले वित्त वर्ष तक के थे, अब ताजे आंकड़े आए हैं और ये आंकड़े हमें कई सारी गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप इन आंकड़ों को भी हाल में हमने इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा की थी, भारतीय परिवारों के खपत खर्च को उससे जोड़कर देख सकते हैं, इन्हें वहां भी संकेत दिया है। पहली चीज है कि भारतीय परिवारों पर कर्ज का बोझ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है जीडीपी के अनुपात में, जो जबकि आपको पता है कि भारत के परिवारों में अधिकांश परिवारों के पास तो कर्ज लेने की क्षमता ही नहीं है, उनकी कर्ज लेने की पात्रता ही नहीं है। जो बचे हैं या जिनको कर्ज मिल सकता है, उन पर कर्ज की दर रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ चुकी है जो बेहद चौंकाने वाला है, 38.6% पे है। दूसरी चीज इस आंकड़ों के भीतर जो हमें दिखाई देती है शुभम, वो ये है कि आंकड़े भीतर से ये दिखता है कि जो नॉन हाउसिंग लोन्स हैं परिवारों के में, उनमें वो 72% हो गए। यानी ये कोई एसेट बनाने के लिए, अपने सर पर छत लेने के लिए कर्ज नहीं लिए गए। 72% कर्ज गैर आवासीय कर्ज हैं, यानी ये नियमित रूप से खर्च के लिए, पर्सनल जरूरतों के लिए कर्ज लिए गए हैं। और ये प्रक्रिया 2021 के बाद शुरू हुई है। 2021 में जब नौकरियां गईं कोविड में और लोगों की कमाई में कटौती हुई और बचतें नहीं बची, तो लोगों ने कर्ज की तरफ जाना शुरू किया। इसे और गंभीर इसलिए हम मान रहे हैं कि उसकी वजह है कि भारत में पर्सनल कर्ज में या पर्सनल लोन्स की दर में, परिवारों के पर्सनल लोन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी उस वक्त आई है जब ब्याज दरें बेहद ऊंची थी। यानी ब्याज दरें पिछले 1 साल 2 साल में जितनी ऊंची रही हैं, उन्हीं इसी बीच में परिवारों के कर्ज और बढ़े हैं। इस आंकड़े को समझने के लिए एक दूसरा आंकड़ा साथ में रखना और जरूरी है। भारत में हाउस होल्ड परिवारों की सेविंग पिछले 50 साल के न्यूनतम स्तर पर है। यानी भारत के परिवार बचा नहीं रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। और ये भारत के परिवारों की बैलेंस शीट में, या उनको अगर आप परिवारों को कंपनियां माने, तो उन परिवारों की परिस्थिति बेहद गंभीर होने की तरफ इशारा कर रहा है। और ये बात रिजर्व बैंक ने अपनी हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स में भी कही थी। और आपको याद होगा कि वित्त मंत्रालय ने भी चलते चलते चुनाव की तरफ जाते समय अपनी एक रिपोर्ट में 2 लाइनें ये भी लिखी थी कि भारत में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स पर ध्यान देने की जरूरत है, उनका स्तर काफी कमजोर है। सर, इसके फिर व्यापक और लंबे असर किस तरीके के देखने को 2 बड़े असर। परिवारों की इनकम नहीं बढ़ रही, कर्ज बढ़ रहा है, डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे। इसीलिए रिजर्व बैंक इतना पैनिक हुआ पर्सनल लोन को लेकर, अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, और बैंकों से कहा गया कि लोन रोक दिए जाएं। बैंकों ने जिन लोगों को कर्ज दे रखा है जिसके अगेंस्ट मॉर्गेज नहीं है, 72% कर्ज हाउस होल्ड रेट नहीं है, तो बैंकों को इन डिफॉल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये कि अगर आप भारत के व्यापक बाजार की दृष्टि से देखें तो कर्ज में डूबे हुए परिवार खपत कैसे करेंगे, डिमांड कैसे लेकर आएंगे, जब उन्हें कर्ज चुकाने के लिए उनके पास धन नहीं और इनकम नहीं बढ़ रही है। तो आपको जो भारत
में के शेप की रिकवरी दिखती है, या जो सस्ती कारें या अधिकतम सामानों की बिक्री नहीं हो पा रही है, वो यही वजह है कि भारतीय परिवार अपनी सामान्य जरूरत के लिए, खर्चों के लिए भी कर्ज पर निर्भर हो गए हैं। और ये व्यापक तौर पर बाजार में डिमांड को प्रभावित करने वाला कारक होने वाला है। सरकार जब चुनाव से लौटेगी और बाद में पता चलेगा तो हमें समझ में आएगा। और चूंकि कर्ज और बचतों का एक दूसरे से परस्पर अंतर विरोधी रिश्ता है, तो जब तक ये कर्ज का बोझ परिवारों पर कम नहीं होगा, या तो उनकी इनकम बढ़े या उन्हें उनके खर्चों की लागत कम हो, उनके लिए महंगाई कम हो, जीवन जीने की लागत कम हो, तभी ये सेविंग्स बढ़ना शुरू होंगी, वापस सेविंग्स में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। तो भारतीय सरकार में भी, भारत की सरकार में भी और भारत के परिवारों में भी शुभम, बचत और कर्ज का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया है, पिछले सालों में दिखाई देता है, चाहे सरकार पर कर्ज हो या परिवारों पर कर्ज हो। तो ये आंकड़ा खासा चौंकाने वाला और चिंताजनक है। रूस के सैन्य उत्पादन को फाइनेंस करने के लिए अमेरिका की तरफ से चीन के कई बैंकों पर कार्रवाई की जा सकती है। चीन के बैंकों को ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से प्रतिबंधित करने की भी तैयारी है। चीन की इस मदद से रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। ऐसे में उसके बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। सर, क्या तैयारी है? जिसका डर था वही बात हो गई। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार अलग अलग संदर्भों में चर्चा करते आ रहे थे कि रूस के युद्ध कार्यक्रम को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग देने के कारण दुनिया के कुछ देशों पर प्रतिबंध की नौबत आ सकती है। और हालांकि अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों की घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन जो संकेत मिले हैं वो चीन पर प्रतिबंध लगाने जैसे की तरफ बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं और खासा सनसनीखेज है। ये कहा है अमेरिका ने अपनी चर्चाओं में सरकार की तरफ से कि जो क्रिटिकल वेपन कंपोनेंट्स थे रूस को युद्ध लड़ने के लिए वो चीन की तरफ से सप्लाई किए गए थे। चीन ने उन उत्पादों को युद्ध लड़ने के लिए जो हथियार बनाने थे उसमें मदद की है। और इसमें चाइना के बैंक्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो चाइना रशिया ट्रेड में बढ़ोतरी हुई है पिछले 2 साल के भीतर, ये उस रास्ते से पैसा वहां पहुंचाया गया है। आपको याद होगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल रूस की यात्रा पर गए थे। मॉस्को में उनकी बातचीत हुई थी। युआन सेकंड करेंसी हो गया है। विस्तार से हम चर्चा करते रहे हैं चीन और रूस के बदलते रिश्तों के ऊपर, लेकिन अब ये आंच चीन के दरवाजे तक पहुंच गई है। अमेरिका के अधिकारी और रक्षा विभाग के अधिकारी ये मान रहे हैं कि चीन अपनी वित्तीय क्षमताओं के साथ, अपनी तकनीकी क्षमताओं के साथ रूस को यूक्रेन पर युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है, और इसलिए इसका पहला निशाना चीन के बैंक हो सकते हैं। प्रतिबंधों की घोषणा तो की नहीं गई है, लेकिन चीन की तरफ से इस मामले पर खासी तीखी प्रतिक्रिया की गई है। यह घटनाक्रम आने वाले समय में कई सारी और महत्वपूर्ण बदलावों को जन्म दे सकता है। इजराइल के साथ युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिका की तरफ से ईरान पर नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि ईरान पर पहले भी लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं और इसके बावजूद ईरान के तेल कारोबार पर कम ही असर पड़ा है। इस बार अगर ईरान की तरफ से नए सिरे से प्रतिबंध लगते हैं अमेरिका की तरफ से ईरान पर, तो उसका असर पड़ने की संभावना भी कम है। लेकिन ईरान पर नए प्रतिबंधों की संभावना से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी दिखी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $88 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, ये प्रतिबंध नए जो आ रहे हैं, ये भी उनका भी हाल पुराने जैसा ही होगा या लागू हो पाएंगे? अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले 2-3 दिनों में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए। उसमें इजराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 बिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की गई और उसके साथ ईरान के तेल उद्योग पर प्रतिबंधों की नई खेप को भी मंजूरी दी गई। ये नई खेप ईरान पर तेल पर प्रतिबंध पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन ईरान पर के तेल उत्पादन को प्रतिबंधित करने में अमेरिका बहुत कामयाब नहीं हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, ऐसा दिखता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ईरान की कच्चे तेल के कारोबार की बड़ी निर्भरता चीन पर है और ईरान का अधिकांश तेल चीन की अर्थव्यवस्था में जाता है, चीन की रिफाइनरीज को जाता है और वहाँ रिफाइन होता है। और चीन का दखल ईरान की अर्थव्यवस्था में खासा मजबूत भी है। लेकिन फिर भी इन नए प्रतिबंधों का दौर आया है। बाजार ने उसकी संवेदनशीलता को परखा है और ये देखा है कि चीन के ईरान के तेल की बाजार में, खुले बाजार में आपूर्ति पर थोड़ी सख्ती हो सकती है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। देश में हाइब्रिड गाड़ियों की कीमत में जल्द कमी आने की उम्मीद नहीं है। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स कटौती को लेकर राय देने के लिए सरकार की तरफ से गठित पैनल की अभी तक एक बार भी बैठक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इन गाड़ियों पर टैक्स कटौती को लेकर ऑटो इंडस्ट्री की एक राय भी नहीं है। ऐसे में पैनल की बैठक नहीं हो पा रही है, जिस वजह से लंबे समय तक हाइब्रिड गाड़ियाँ महंगी ही रहेंगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी टेस्ला, अमेरिका की कंपनी ने घोषणा की है कि वह 2025 की शुरुआत से सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में कंपनी के निवेशकों को ये जानकारी दी। इसके बाद अमेरिकी बाजार में टेस्ला के शेयर में तेजी देखी गई। हालांकि नतीजों में 55% नेट प्रॉफिट गिरने की भी बात कही गई। रेलवे के जनरल डिब्बों में यात्रा करने वालों को सस्ते में खाना उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे ने करीब 100 रेलवे स्टेशनों पर करीब 150 काउंटर खोले हैं। इनके जरिए यात्रियों को 20 रुपये में पूड़ी सब्जी और 50 रुपये में किफ़ायती भोजन पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। ये काउंटर ऐसी जगहों पर खोले गए हैं जहां पर कम ठहराव समय भी यात्री आसानी से भोजन खरीद सकेंगे, यानी कि कम देरी भी गाड़ी रुकी तो फटाफट भोजन खरीद लें। सर, कोई टिप्पणी आपकी? कारों पर टैक्सेशन को लेकर नई बहस छिड़ी है और चुनाव के बाद हमें स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि भारत में अब हाइब्रिड कारें और ईवी कारों के बीच में, कंपनियों के बीच में खासा बंटवारा हो गया है टैक्स को लेकर। अगर आप हाइब्रिड कारों या फ्लेक्सी फ्यूल कार जिन्हें कहा जाता है, जिसमें कि आप एक कन्वेंशनल फ्यूल और बैटरी के साथ चलते हैं, उन पर जो टैक्स की दर है वो 15% से उसको मिलाकर 43% तक पहुँच जाती है। और ये कारें चूँकि एसयूवी कैटेगरी की बड़ी कारें हैं, तो इन कारों पर टैक्स कम करने की डिमांड लगातार मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियों की तरफ से की जा रही, क्योंकि वो इस सेक्टर में सक्रिय हैं। जबकि टाटा और महिंद्रा का कहना यह है कि जो भी रियायतें दी जाएं वो ईवी को दी जाएं। तो भारत में हाइब्रिड कारों पर टैक्स ज़्यादा है, ईवी कारों पर टैक्स कम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कम है। माना जा रहा है कि भविष्य की दृष्टि से हाइब्रिड कारों की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो फ्लेक्सी फ्यूल है और उन्हें दोनों तरह से चलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार कंफ्यूजन में है कि एक ही परिवार की अलग अलग कारों पर कैसे कैसे टैक्स लगाया जाए। मामला उलझ गया है, कंपनियों के बीच खींचतान के कारण कोई फैसला नहीं हुआ है। पहले संभावना थी कि शायद हाइब्रिड कारों पर भी टैक्स में थोड़ी रियायत दी जाएगी, जिससे कि लोग पर्यावरण के लिए सुरक्षित वाहनों की तरफ आगे बढ़ें, पर ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव के बाद जब सरकार आएगी तो बजट के आसपास हमें इस मामले पर कुछ नए सिरे से सक्रियता दिखाई देगी। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर मिलेंगे आपसे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा